Hi there, I'm your social studies teacher अक्षय झा सर. Hope you remember me. तो आज के इस वीडियो से क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 शुरू होने जा रहा है. तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी नए चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके हेडिंग्स को डिकोड करने का कोशिश करते हैं. तो इस चैप्टर के हेडिंग्स को डिकोड करने के लिए सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है नेशन. नेशन एक ऐसा वर्ड है जो कि आप काफी टाइम सुने होंगे. तो नेशन क्या होता है? तो एक नेशन होने के लिए हमारे पास तीन चीजों का होना जरूरी है. सबसे पहला, हमारे पास एक फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए, लैंड बाउंड्री होनी चाहिए. दूसरी चीज है उस बाउंड्री के अंदर कुछ लोग होने चाहिए. और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि उन लोगों का अपना एक गवर्नमेंट होना चाहिए. हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या होता है? इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए ये जो वर्ड है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश करें नेशनलिज्म को, तो इसका मतलब होता है कि एक होने की भावना का होना. यानी कि जब बहुत सारे लोग एक होने की भावना को रखते हैं तो उसे कहते हैं नेशनलिज्म. जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब क्रिकेट के गेम में 11 प्लेयर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चे का अपना एक ड्रेस कोड होता है. सारे बच्चे एक तरह के ड्रेस में आते हैं, वो एक स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो कुछ एग्जांपल्स है ये नेशनलिज्म का एग्जांपल है, जहां ग्रुप ऑफ पीपल, क्रिकेट में 11, स्कूल में बहुत सारे बच्चे, और ठीक उसी तरीके से एक देश के अंदर के सारे लोग. जैसे हम लोग इंडिया के हैं तो इंडिया के सारे लोग एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को. इसको कहते हैं एक होने की भावना का होना. वैसे नेशनलिज्म अपने आप में एक ब्रॉडर मीनिंग रखता है. नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद की भावना होना, अपने राष्ट्र से प्रेम होना. लेकिन किसी भी व्यक्ति के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण या प्रेम का भावना होना वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर ग्रुप ऑफ लोग, जो पीपल्स हैं, वो सारे को एक मानने की भावना नहीं होगी. तो एक होने की जब तक इमोशंस उनमें नहीं होगी, जब तक सेंस ऑफ वननेस या फिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं आएगी, तब तक नेशनलिज्म को अचीव नहीं करा जा सकता है. तो अगर हम लोग एक समराइज भाषा में समझने की कोशिश करें तो नेशनलिज्म का मतलब होता है द सेंस ऑफ वननेस, या फिर इसको कह सकते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. हमारा जो तीसरा वर्ड है वो है नेशन स्टेट. तो अगर आप यहां थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे तो नेशन स्टेट दो वर्ड से मिलकर बना है. पहला वर्ड है नेशन और दूसरा वर्ड है स्टेट. तो नेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उसके लिए तीन चीजों का होना जरूरी है. एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए, उसके अंदर लोग होने चाहिए, और उनका अपना एक गवर्नमेंट होना चाहिए. इस नेशन के अलावे दो चीज और है जो कि नेशन स्टेट में होनी चाहिए. पहला, उस गवर्नमेंट का सोवरेन कंट्रोल होना चाहिए अपने लोगों के ऊपर, या उसके द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए सोवरेन कंट्रोल का मतलब होता है कि जैसे इंडिया में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो मोदी जी अगर इंडिया में जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर नोटबंदी उन्होंने करा था, तो उनको जो भी डिसीजंस लेना हो वो खुद से ले सकते हैं. तो अगर कोई भी कंट्री अपना डिसीजंस खुद ले सकती है तो वो कंट्री एक सोवरेन कंट्री कहलाती है. और एक दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेशन स्टेट के लिए, वो है कि उस कंट्री के अंदर रहने वाले लोग कॉमन हिस्ट्री, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर को शेयर करें. कॉमन हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इंडिया के लोग ये मानते हैं, जैसे मैं मानता हूं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था. उसी तरीके से अगर कोई कश्मीर के लोग होंगे या फिर कन्याकुमारी के लोग होंगे या गुजरात के लोग होंगे या नागालैंड के लिए होंगे, सबके लिए हिस्ट्री सेम है. हम सभी कॉमन हिस्ट्री को शेयर करते हैं. उसी तरीके से कॉमन कल्चर, तो जैसे हर एक रिलीजन के लोगों के लिए कॉमन कल्चर होता है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है नेशन स्टेट का. तो नेशन स्टेट के लिए तीन चीजें होनी चाहिए. पहला, एक नेशन तो होना ही चाहिए जिसमें तीन चीजें आती है: फिक्स टेरिटरी, उसके अंदर के लोग, उनका अपना गवर्नमेंट. साथ ही साथ दो चीजें और होनी चाहिए. पहला, जो गवर्नमेंट है उनका सोवरेन कंट्रोल होना चाहिए, और साथ ही साथ उस नेशंस के अंदर आने वाले व्यक्ति कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन हिस्ट्री शेयर करें. हमारा जो फोर्थ वर्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट वो है मॉडर्न स्टेट. मॉडर्न स्टेट का मतलब होता है कि इसमें तीन चीजें होनी चाहिए.
पहला तो एक नेशन होना चाहिए, दूसरा सेंट्रलाइज पावर होना चाहिए गवर्नमेंट का। सेंट्रलाइज पावर का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया जो है वो एक फेडरेशन ऑफ यूनिट है, यानी कि बहुत सारे स्टेट से मिलकर के एक कंट्री बना है। तो सारे स्टेट के पास उनका अपना कुछ इंडिपेंडेंट पावर है, लेकिन अल्टीमेटली वो पावर सेंट्रलाइज होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज पावर। और जो थर्ड चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आना चाहिए मॉडर्न स्टेट में, वो है सेंट्रलाइज पावर बाय सोवरेन कंट्रोल, यानी कि नेशन होना चाहिए, फिर सेंट्रलाइज पावर होनी चाहिए और सोवरेन कंट्रोल होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम इन तीनों चारों वर्ड्स के हेल्प से इस चैप्टर का जो हेडिंग है उसको डिकोड करने का कोशिश करते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा जो चैप्टर का जो हेडिंग्स है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसका मतलब होता है कि यूरोप जो कि एक कंटिनेंट है, वहां पे नेशनलिज्म, वहां के लोगों में नेशनलिज्म यानी कि एक होने की भावना वो किस तरीके से जगी। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इसमें हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप के लोगों में नेशनलिज्म की भावना कैसे थी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले लेट 18th सेंचुरी में जो यूरोप का जो मैप है उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो लेट 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई भी नेशन या कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसके जगह पे अलग अलग अंपायर होता था। अंपायर का मतलब होता है एक लैंड बाउंड्री जो कि किसी किंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो अंपायर होता था, तो उस टाइम पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता दूं कि एक जब टेरिटरी पे किंग रूल करते हैं तो वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। तो लेट 18th सेंचुरी में यूरोप में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी जो कि अलग अलग अंपायर पे रूल करती थी। एग्जाम्पल के लिए उस टाइम पे हब्सबर्ग अंपायर हुआ करता था, या फिर रशियन अंपायर हुआ करता था, ऑटोमन अंपायर हुआ करता था, ऑस्ट्रियन अंपायर हुआ करता था, हंगेरियन अंपायर हुआ करता था। इसी तरीके से पूरा का पूरा यूरोप अलग अलग अंपायर में बटा हुआ था। वहां के लोगों का ना ही कोई कॉमन कल्चर था, ना ही उनका कॉमन लैंग्वेज था, ना ही उनका कॉमन कोई हिस्ट्री था, और किसी भी अंपायर का जो टेरिटरी है वो फिक्स नहीं होता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले जब भी किंग होते थे तो जो किंग जितना पावरफुल होता था उसकी उतनी बड़ी टेरिटरी होती थी। यानी कि ओवरऑल अगर हम यूरोप के स्फीयर को समझने का कोशिश करें तो लेट 18th सेंचुरी तक कोई भी नेशन नहीं था, कोई भी फिक्स टेरिटरी नहीं होती थी। लोगों के मन में एक होने की जो इमोशंस थी, भावना थी, वो लोगों के मन में बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि जहां पर एक तरफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लोगों के पास कॉमन हिस्ट्री नहीं था, नेशनलिज्म नहीं थी, कॉमन कल्चर नहीं था, कॉमन लैंग्वेज नहीं था, कॉमन आइडेंटिटी वो लोग शेयर नहीं करते थे। तो ये चीज जो है ये किस तरीके से यूरोप में आई और यूरोप में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मॉडर्न स्टेट तक का, ये सबसे पहले यूरोप में हुआ था। तो यूरोप में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन उसके सोसाइटी में कैसे आया, ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को एक बार समझने का कोशिश करें तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि सबसे पहले क्या आया, तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती थी तो किंग के पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करता था, ये आप लोग पहले से जानते होंगे। तो एब्सोल्यूट पावर होने के कारण लोग जो है वो थोड़ा सा दुखी रहते थे, और चलते हुए टाइम में लोग एडुकेट हो गए थे, उनको समझ में आ गया था कि एब्सोल्यूट पावर किंग के पास तो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले वहां पर नेशनलिज्म का जो इमोशंस है वो लोगों के मन में आई। तो सबसे पहले क्या हुआ, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां से लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना आई। जैसे ही नेशनलिज्म की भावना आई तो फिर वो थर्ड स्टेट पे गए, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, जहां फिक्स टेरिटरी है, लोग हैं, गवर्नमेंट है और उनका सोवरेन कंट्रोल है। लोग जो है कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, इन चीजों को शेयर करते हैं, और फिर हम मॉडर्न स्टेट तक पहुंचे। तो ये पूरा का पूरा जो सफर है ये किस तरीके से तय किया गया, लोगों के मन में किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना आई, कैसे कैसे यूरोप में मल्टी डायनेस्टिक अंपायर के जगह पर अलग अलग नेशन या कंट्री एग्जिस्ट किया, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में चीजें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अगर चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्प्रेड लव, रिसीव लव। थैंक यू सो मच।